गुड मॉर्निंग धीरज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? ठीक है, और बता लोग का प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ? सर चल रहा है अभी तो। एक दो का सर तबीयत भी खराब है, इसलिए अभी कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ है। नहीं धीरज, तुम लोग को लास्ट में प्रेशर आने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट का अभी कॉलेज का शायद से रीओपनिंग होने वाला है फिजिकल। तो तुम लोग को थोड़ा सा ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर फिजिकल होता है तो तुमको फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस भी हैं, तुमको प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने हैं और ये सारा चीज कंप्लीट करके तुम्हें सबमिट भी करना होगा। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा तुम लोग एक बार, तो उसमें शायद से मुझे लगता है तेरा ये हो जाएगा। मुझे लगता है मैसेज तेरे को मिलेगा कॉलेज की तरफ से, कॉलेज स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए अपने आप को रेडी कर ले इस चीज के लिए। अब मुझे लगता है तू जिस ग्रुप में है ना उसमें सभी लड़कियां ही हैं, यस सर। इसलिए थोड़ा सा लिटरेचर वर्क अगर कर सकता है तो लिटरेचर वर्क पे कर, क्योंकि अगर लिटरेचर वर्क पे करेगा तो हो सकता है पेपर पब्लिकेशंस पे जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तेरे को ज्यादा नहीं है, हो सकता है एक महीना तेरे को 3-4 जर्नल्स पेपर पढ़ने हैं। अगर अगर सभी लोग 5 के 5 पेपर्स पढ़ लेंगे और सब लोग एक्यूमुलेटिव वर्क कर लेंगे ना तो एक पेपर पब्लिश हो जाएगा। अब पेपर एक पब्लिश हो गया तो हो गया एक प्रोजेक्ट तेरा कंप्लीट। इसी के लिए यस तुम लोग सर। उससे सिर्फ काम कर सकता है कि पेपर जर्नल्स पढ़ते हैं 4 पेपर्स को। अगर तेरा टॉपिक है, जो भी तेरा टॉपिक है, जो तेरे को लेके चलना है, तेरा जो भी मेटल कटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव टाइप का मैन्युफैक्चरिंग, जो भी तू पढ़ना चाहता है उस टॉपिक को ले, उसको तो पढ़ के 3-4 जर्नल पेपर्स को पढ़ के उसको निकाले प्रोजेक्ट बना के। सर वही इसलिए ठीक रहेगा। क्योंकि उसमें देख उसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट कम है, लेकिन लिटरेचर स्टडी ज्यादा है। लिटरेचर को ज्यादा ज्यादा सर्च कर और अपने से राइटिंग स्किल्स बना के तेरे को एक लिटरेचर तैयार करके देना है, पब्लिकेशंस कर लेगा तो पब्लिकेशंस होने से तेरा काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए एक पेपर पब्लिश कर ले। तेरा जितना रिकॉर्ड्स है तेरे पास, कितने सर्टिफिकेट्स मैं देखता हूँ, वो तेरे काफी अच्छे पोटेंशियल का है और तेरा एक ये सर्टिफिकेट तेरे टैग में आता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। यस सर, देखेंगे सर। एक अपना डिसीजन लेना है। चल स्टार्ट कर देते हैं, अभी 2 लोग कैंडिडेट्स हैं, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। हमारा जो था, हम लोग कल प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में हम लोग हमको स्टडी कर रहे थे, तो ठीक है उसको भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन जो सब्जेक्ट टॉपिक है, प्रोडक्ट डिजाइन हमारा एक लास्ट यूनिट है, तो प्रोडक्ट डिजाइन के टॉपिक्स को इसी के साथ में मर्ज करो, क्योंकि मैं दोनों टॉपिक्स को चल रहा हूँ। मतलब लास्ट हमारा तो मैं प्रोडक्ट डिजाइन में अगर बोलूंगा तो उसके मेन क्राइटेरिया क्या क्या है। मेरा क्राइटेरिया है डिजाइन प्रोसेस। अगर मैं प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ तो डिजाइन प्रोसेस है, जिसमें डिजाइन प्रोसेस में क्या क्या चीज आता है, क्या क्या डिजाइन प्रोसेस की बात। अगर कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू प्रोडक्ट जो कि कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट है, मैं बोलूंगा कि यू आर प्लान ए न्यू प्रोडक्ट। कोई तूने एक नया प्रोडक्ट बनाने का प्लान किया है, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा। मतलब उस कॉपीराइट नहीं कॉपी कर सकते हम लोग। इसके लिए मैं उस प्रोडक्ट का एक नया डिजाइन तैयार करूंगा, उसका एक नया लुक दूंगा, उसका कुछ चीजों को हम लोग रखने की कोशिश करेंगे नयापन में। ये डिजाइन नीड क्या है, मतलब पब्लिक को, कस्टमर को कैसा चीज चाहिए, उसको क्या चीज पसंद आएगा, दैट नीड वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर वो मुझे पता चल गया कि पब्लिक का ये डिमांड है, दिस इज द नीड ऑफ द पीपल, उस हिसाब से मैं प्रोडक्ट को डिजाइन करता हूँ। ये डिजाइन प्रोसेस का एक पहला स्टेज है, नीड। उसके डेफिनेशन को डिफाइन करना, मतलब मेरा टीम जो काम करेगा, जो टीम काम करेगा तो नेक्स्टली मुझे उसका डेफिनेशन बताना पड़ेगा, मैं क्या चाह रहा हूँ, कैसा प्रोडक्ट चाहिए, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट। उसके स्पेसिफिकेशंस को बताना है और उसका रिक्वायरमेंट बताना है। ये सारा चीज मैं अपने डिजाइन इंजीनियर्स को जब बता दिया, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मान के चल, अगर मैं एक टूथब्रश एक बनाता हूँ, मैं एक बोलता हूँ कि अभी तक ना कंपनीज ने बहुत सारे इंडियन मार्केट्स में, इंडियन कंपनीज ने किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स टूथब्रश नहीं बनाया जो कि वाइब्रेटर टाइप का हो, उसमें थोड़ा सा ब्रश टाइप का वाइब्रेशन में रोटेशन हो और उसका बैटरी लाइफ उसका बहुत बेहतर हो। ऐसा कुछ मैं चाह रहा हूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए, न्यू कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ। तो मैं ये
इस तरह का प्रोडक्ट बनाने वाले कौन कौन सी कंपनियां कहाँ कहाँ है अवेलेबल, तो उन सभी कंपनी का एक एक सैंपल प्रोडक्ट मैं मंगवा के अपने पास मंगवाऊंगा। पार्सल, एक कोरियर, एक अपने पास उस प्रोडक्ट को मंगाऊंगा, उसके सारे स्पेसिफिकेशन को कॉपी करने की कोशिश करूंगा, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन गैदर करूंगा, जो उस प्रोडक्ट को एक बेहतरीन बनाने के लिए जो चाहिए होगा। मेरे पास मान के टॉप कंपनीज है, ओरल सेंसोडाइन है, ओरल बी है, और बहुत सारी कंपनीज है जो कि इस तरह का बना रहा है। तो मैं उन सभी कंपनीज का एक एक सैंपल्स को मंगवाऊंगा और उन सभी को देखूंगा कि क्या इन सभी में अवेलेबल है और क्या चीज मैं इसमें एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो मैं वो डिजाइन को कलेक्टिंग द रिलेवेंट डिजाइन इंफॉर्मेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। तो हमारा टीम पहले प्रोडक्ट्स को सारा चीज प्रोडक्ट हमने मंगवाए हैं, जो सैंपल प्रोडक्ट रेडी है पहले से, या सैंपल प्रोडक्ट, या मैं एक नया, इफ आई एम गोइंग टू प्लान इन न्यू प्रोडक्ट इटसेल्फ। स्क्रीन ऑफ हो गया है। तो ये प्रोडक्ट अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है, ये प्रोडक्ट्स का इंफॉर्मेशन मैंने गैदर किया, आई हैव क्रिएटेड द ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोसेस। ये डिजाइन सिंथेसिस प्रोसेस कहला रहा है, प्रोडक्ट का डिजाइन सिंथेसिस प्रोसेस। तो पहला क्या था, का डिजाइन नीड किया है, मैंने स्पेसिफिकेशन सारा चीज ले लिया, उसके बाद कलेक्टिंग ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, और तो फिर लेके गया कैड प्रोसेस में, मतलब डिजाइनिंग प्रोसेस में लेके गया। यहाँ अभी तक मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया उस प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट यहाँ से मेरा कैड प्रोसेस स्टार्ट होता है, दैट इज सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होता है, वो है कैड प्रोसेस, जो मेरा कैड का टॉपिक में आ जाएगा। प्रोसेस जो है वो डिजाइन कॉन्सेप्टेशन किया जाएगा, और डिजाइन जो किया जाएगा उसको कॉन्सेप्ट में लाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको रियल प्रोडक्ट के रूप में क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अब तक तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने किया, अब वो जो डिजाइन में बनाऊंगा वो रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए जाने वाला है। तो कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, डिजाइन डिजाइन को बनाओ, उसको सिमुलेट करके देखो ये सारा चीज सही है कि नहीं, मतलब उसको 3D एंगल 360 रोटेशन करके देखो कि सही से जा रहा है कि नहीं। वो सारा चीज असेंबली ब्लास्ट व्यू सारा चीज हम उसको करके देख रहे हैं, अगर सारा कंपोनेंट एक दूसरे से फिट हो रहा है कि नहीं, परफेक्ट बन रहा है कि नहीं, शेप एंड साइज परफेक्ट होगा कि नहीं। ये मेरा डिजाइन एंड मॉडलिंग एक कैड प्रोसेस में आ गया है। अब ये जब बन गया तो अब एनालिसिस मतलब जा रहा है, एनालिसिस मतलब तो एनालिसिस में डिजाइन का एनालिसिस किया। अब जो डिजाइन मैंने बनाया था वो मुझे उसको ध्यान से देखना है कि ये अगर बैटरी कितना ले रहा हूँ मैं, तो इसका बैटरी का लाइफ इतना जाएगा, या इसका प्रोडक्ट का डिजाइन जो दिए गया है इसका ब्रिसल्स इतने चलेंगे, उस चीज एनालिसिस किया जाएगा। अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है तो उसको सब्स्टिट्यूट में ही लाया जाएगा। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स का भी, रॉ मटेरियल का भी, सारा चीज का यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन, अब जब तेरे पास सारा चीज अब इंफॉर्मेशन आ चुका है, तो अब हम लोग कॉस्ट और डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेंगे, मतलब डिजाइन को कंसाइज रखने की कोशिश करेंगे, मतलब एक लिमिटेड टू एक डिजाइन करना चाहेंगे। प्रोसेस चला जाएगा, लास्ट में मेरा दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर। अब ये सारा डिजाइन हमारा फाइनल हो चुका है, ये हमारा प्रोडक्ट है, सारा चीज ओके है, ऑल हैज बीन चेक ओके। यहाँ सारा चीज हमने प्रोसेस को पक्का रूप से, सही रूप से परफेक्ट पाए हैं। डॉक्यूमेंटेशन बना लेंगे जो कि मुझे नीचे के लेमैन को देना है, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो प्रोडक्ट को तैयार करेगा मशीन पे, उनके लिए मुझे वो ड्राइंग बना के देना है। क्योंकि मैं एक ड्राइंग का प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट का किसी को ऐसे लीक आउट नहीं कर सकता हूँ। मैं एक ड्राइंग एक आदमी को दे रहा हूँ, एक पार्ट बाय पार्ट ड्राइंग को ये किया था है, और सभी के पास वो पार्ट ड्राइंग नहीं रहेगा, मतलब किसी एक सुपरवाइजर को दूंगा, सुपरवाइजर ही वो मैन पावर, जो अपने मैन पावर रिक्रूट किया है उसको वो हैंड ओवर करेगा। वो डिजाइन कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद में नेक्स्ट मेरा प्रोसेस जाता है, ये आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मेरा प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, मेरे पास में प्रोडक्ट डिजाइन का भी यही टॉपिक में कवर करना है, ये टॉपिक जो मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट डिजाइन को भी कवर कर रहा है। तो मैं प्रोडक्ट का एग्जांपल लेके एक एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू एलोबरेट दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। एक प्रोडक्ट को ले लो, कोई भी प्रोडक्ट को ले लो, कोई कार डिजाइन ले लो, कोई ऑटोमोबाइल डिजाइन ले लो, कुछ भी तुम एग्जांपल लेके चलो, तो तुम्हारा हर एक चीज को पहले इसी प्रोसेस से प्रोडक्ट को गुजरना पड़ेगा। ये सारे प्रोडक्ट जो बनेंगे, ये जो भी प्रोडक्ट्स हम डिजाइन करेंगे, जो बनाएंगे, ये इसी प्रोसेस से होके जाएंगे। उसके अलावा कोई अल्टरनेट रूट नहीं है जिससे तुम उसको ओवरकम करके शॉर्टकट मार के तुम निकल जाओगे।
ये तुम्हारा पूरा जब हमारा डिजाइन हो चुका है, एनालिसिस हो चुका है, तो अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जा रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पहला प्रोडक्ट है प्रोसेस प्लानिंग करना। ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लानिंग करना कि किस मशीन पे कितना टास्क होगा और कितना समय लगेगा। तो ये प्रोसेस प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद ही इसको हम लोग मैन पावर को हैंड ओवर कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन प्लानिंग है, डिजाइन प्रोक्योरमेंट्स है, बाद में ऑर्डर मटेरियल्स क्या है, सीएनसी अनसीएनसी मशीन कितने लगेंगे, ये सारा चीज हम लोग उसमें प्रोसेस प्लानिंग में डालते हैं। प्रोसेस प्लानिंग का कंप्लीट बायफोकेट हो जाता है, क्या मशीन चाहिए, क्या रॉ मटेरियल चाहिए, किस तरह का मैन पावर चाहिए, और मेरे पास इसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होंगे, इसका डिजाइन पैरामीटर्स क्या रहेंगे, कैसे करना है, ये सारा चीज मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, ये यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जा रहा है। ऑन दिस स्टेज प्रोसेस प्लानिंग में मैं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, मैं डिजाइन पे नहीं जा रहा हूँ, आई एम रिलेटेड टू, मुझे डिजाइन मिल चुका है। नाउ वी हैव टू पुट आवर ब्रेनस्टॉर्मिंग ओवर ऑन दिस, हाउ दिस प्रोडक्ट विल टू बी मेड ऑन दिस मशीन्स। जो मेरे पास मशीन्स अवेलेबल है या कोई मशीन्स नया खरीदना पड़ेगा, वो नया सेटअप करना पड़ेगा मशीन्स को, वो मेरा अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ करना है मुझे है। तो यहाँ पे इंजीनियर्स जो है दैट विल पुट देयर ब्रेन्स हाउ दिस डिजाइन टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन द रियल प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोसेस प्लानिंग में गया। अब प्रोसेस प्लानिंग के बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, प्रोडक्ट प्लानिंग के बाद जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो मैं नेक्स्ट स्टेज करूंगा, क्वालिटी चेक करूंगा कि इज इट अप टू द मार्क, जो मैंने डिजाइन किया था, जो मैंने बनाने के लिए शुरुआत किया था, क्या वो प्रोडक्ट उसके पैरामीटर्स को टच कर रहा है, सारे डायमेंशन ओके हैं, सारे वर्किंग जो मैंने जैसा प्लान किया था, सिमुलेट किया था, वो उस हिसाब से प्रोडक्ट का वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैंने क्वालिटी चेक किया, जब क्वालिटी पास कर गया, क्वालिटी से वो पास कर गया, अगर वो क्वालिटी वाला ही मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो कि मेरे प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेगा, जो मेरे क्वालिटी इंजीनियर्स रहेंगे वो मेनली मेरे प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने का पावर रखता है। क्योंकि अगर उसके क्राइटेरिया में वो क्वालिटी जो उसको ड्राइंग मिला है और जो उसको स्पेसिफिकेशंस मिला है, अगर स्पेसिफिकेशंस पे वो काम नहीं कर रही है, क्वालिटी को मीट नहीं कर रहा है, तो उसका फुल राइट है, अथॉरिटी है कि वो प्रोडक्ट को पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को या प्रोडक्ट को पूरा रिजेक्ट कर सकता है। तो यहाँ क्वालिटी कंट्रोल का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है। ये कंप्लीटली एक ब्रांच है जिसको प्रोडक्शन वाले का, जिसको एंटी बोलते हैं क्योंकि प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन चाहता है कि ज्यादा मास प्रोडक्शन करे, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करे, लेकिन क्वालिटी वाले क्या करेंगे, स्टॉपेज करते हैं कि आपका क्वालिटी में गिरावट है, आपका ये प्रॉब्लम्स है, वो क्वालिटी वाले प्रोडक्शन में रुकावट डालते हैं। तो ये एक दोनों के बीच में एनिमिटी रहता है, लेकिन वो दोनों के मैकेनिकल के ही पार्ट है, दोनों का काम यही है, एक को प्रोडक्शन करना, एक को प्रोडक्शन को चेक करना। तो इसी के लिए क्वालिटी वाले का काम है कि कोई भी रॉन्ग प्रोडक्ट कस्टमर के हाथ में नहीं जाए, इसलिए वो क्वालिटी को कंट्रोल करता है। जब क्वालिटी चेक करके पास निकल गया तो नेक्स्टली पैकेजिंग है, शिपिंग है, और लास्ट में है मार्केटिंग। तुम उसको कैसे ब्रांडिंग करके उसको मार्केट में उतार रहे हो, कैसे उसको लॉन्च कर रहे हो, हाउ मच ब्रांडिंग यू आर डूइंग, हाउ मच प्रॉफिट यू आर कीपिंग विद द प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट को बेचने के बाद तुम कितना परसेंट प्रॉफिट अपने पास रखते हो। जनरली कंपनीज कीप्स देयर प्रॉफिट अप टू 60% ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में 60 रुपीज एमआरपी है, तो उसका वो 60% का प्रॉफिट कंपनी रख रहा है, बाकी उसका डिस्ट्रीब्यूटर सेलर उठा रहा है, और रॉ मटेरियल का वो सारा चीज उसका साथ में जा रहा है। तो मतलब वो प्रॉफिट का जो एमआरपी है उसका 60% वो प्रॉफिट अपने पास रखता है। कंपनी अपना जो इन्वेस्टमेंट है, एक प्रोडक्ट का 60 रुपया दाम है या 100 रुपया है, तो 60 रुपया वो रखेगा और 40 रुपये में वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा होगा। मतलब वो उसको 100 रुपये में बेच रहा है या उसको ज्यादा बेच रहा है, तो उसको 60 रुपया चाहिए कंपनी वाले को अपने पास में। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर के पास में उसकी लिमिट बना हुआ है कि 15% आप 5% रिटेलर को देंगे। तो ये एक चैनल बना हुआ है, चैनल से ही प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में सेल आउट होता है। तो इस चीज को समझना होगा कि हाउ द प्रोडक्ट इज सेल आउट। मार्केटिंग का एक पार्ट है, मार्केटिंग भी उस प्रोडक्ट का एक पार्ट है, जिसमें कि हाउ मच प्रॉफिट इज टू बी केप्ट बाय द कंपनी, how much profit is to be shared with the distributor, how much profit is to be shared with the retailers। और ब्रांड मार्केटिंग जो होता है हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, हमारा टीवी का एडवर्टाइजमेंट्स होता है, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, ये सारा चीज उसी के पार्ट में चलाता है। प्रॉफिट का जो कंपनी का 60% प्रॉफिट लिया ना, उसी में से वो खर्च करेगा। तो ये मार्केटिंग होने के बाद में जब ये कस्टमर के हाथ में जा चुका है, ऑल द प्रोडक्ट हैड बीन रीच्ड टू द कस्टमर, डेफिनेटली दे पुट द फीडबैक अबाउट द प्रोडक्ट।
वो फीडबैक देंगे इस प्रोडक्ट के बारे में कैसा है, और वही फिर से हमारा, यही फिर मेरा जो है प्रोडक्ट डिजाइन मॉडल में फिर से नीड की तरफ आएगा, फिर से डिजाइन नीड से जुड़ जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोडक्ट डिजाइन का एक प्रोसेस है। दिस इज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग। अब मुझे शॉर्ट नोट्स आता है, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोसेस। तो प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस के लिए भी यही डायग्राम है, यही फ्लो चार्ट है, यही फ्लो चार्ट को मुझे एक्सप्लेन करना है और कंप्लीट प्रोडक्ट डिजाइनिंग का एक्सप्लेन करके इसको समझाना है। यही चीज को यूनिट 7 में जो यूनिट 6 है, ये कंप्लीट इसी चार्ट के ऊपर बेस्ड है। सो आई होप दैट कि ये टॉपिक जो है तुम्हारा कैड के साथ में जो मर्ज किया गया है, ये प्रोडक्ट डिजाइन के साथ में तुम्हारा मर्ज किया गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग प्रोसेस जो है इसको कंप्लीटली यहाँ पे मिला दिया गया है। तो कोशिश करना कि ये नोट्स को जब भी रेफरेंस लोगे तो प्रोडक्ट डिजाइन प्रोसेस को भी कंप्लीट कर दे रहा है, ये टच कर दे रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कैड पढ़े थे, कैड के बारे में है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब हम लोग डिजाइन प्रोसेस जब करेंगे, डिजाइन करने के लिए जरूरत पड़ेगा मुझे एक सॉफ्टवेयर जो कि कैड होता है। पहले से कन्वेंशनल ड्राइंग जो यूज करते थे, कन्वेंशनल ड्राइंग में होता था रिपीटेशन, ड्राइंग का करना मुश्किल था, चेंजेस करना मुश्किल था। मतलब अगर एक बार क्रिएट हो गया तो उसके बाद में वापस से चेंज करना है, तो फिर से रीड्रॉ करना है, तो मैं उस चीज को फिर से मुझे रिक्रिएट करना पड़ रहा था। लेकिन कैड मुझे ऐसा दे रहा है, एक कंप्यूटर ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस दे रहा है, जिसमें कि मैं कमांड के बेसिस पे मैं उसको आराम से एडिट भी कर सकता हूँ उस ड्राइंग को, और उसको जितना चाहिए कॉपी उसको बना सकता हूँ मैं। तो ये एक मुझे देता है एडवांटेज। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या चीज को, कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, कंप्यूटर ग्राफिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेगा। ग्राफिक्स मतलब क्या चीज का, ग्राफिक्स का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग? ग्राफिक्स मतलब रेस्टर्स, रेस्टर्स मतलब पिक्सल्स। जो हमारा कंप्यूटर पे पिक्सल्स है, वो एक एक डायमेंशन को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एक एक या मैक्रो उसको इंडिकेट कर रहा है ड्राइंग्स को। हमारा ग्राफिक्स कितना वो बेहतर दे रहा है। लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर तुम्हारा ग्राफिक्स अगर बढ़िया नहीं है तो लाइन तुमको, डिजाइन तुमको टेढ़ा दिखेगा, मतलब वो लाइन तुमको तिरछा दिखेगा, और वो तुम्हारा हमेशा क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए कि ये डिजाइन परफेक्ट नहीं बन रहा है। इसी के लिए ये ग्राफिक्स इंटरफेस को यूज करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स कॉन्सेप्ट यूज करता है। सेकेंड, ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग को यूज करेगा। नेक्स्ट है डिजाइन टूल्स यूज करेगा, जो कि हमारा एनसिस है, कोर्स है, और कंप्लीटली हमारा हिस्ट्रिक इंफॉर्मेशन जो है, कंप्लीटली उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीटली बियर करेगा, डेटाबेस लेके जाएगा, मतलब वो डेटाबेस लेके रखता है। उन डेटाबेस को अगर इन तीनों चीज कॉन्सेप्ट को मिला दिया जाए तो मेरा कैड का टूल्स बन जाएगा। तुम बोलते हो ट्रिम टूल्स, तुम बोलते हो कट टूल्स, या बोलते हो उसको मिरर इमेज, या मर्ज बोलते हो, या ब्लास्ट बोलते हो, या 3D मॉडलिंग करते हो। ये सारा उसके टूल्स बन गया है कैड का। किसकी मदद से? कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से, ज्योमेट्री मॉडलिंग से, और डिजाइन टूल्स की मदद से। और ये सारे टूल्स बनेंगे तो मेरे कैड के टूल्स बनेंगे। डिजाइन टूल्स प्लस कंप्यूटर, इसके लिए मुझे दो चीजों का जरूरत पड़ रहा है कैड के लिए, दैट इज डिजाइन टूल्स, और अगर कंप्यूटर मेरे पास में है तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। और इसको बनाने के लिए हार्डवेयर चाहिए था, सीपीयू ये चाहिए होगा, और सॉफ्टवेयर में मुझे ग्राफिक्स चाहिए होगा, ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और कुछ कुछ सॉफ्टवेयर कैड का जो है फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है ऑनलाइन में। हमारे पास ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कैड के कुछ अवेलेबल होते हैं, जो कि ऑनलाइन में ही तुम उसको डिजाइनिंग कर सकते हो, ऑनलाइन में उसको सेव कर सकते हो, लॉग इन करके उसको सेव कर सकते हो। मतलब वो डिजाइन जो तुम बना रहे हो वो ऑनलाइन, जैसे कैड का ऑटो कैड तुम यूज करते हो, तो ऑटो कैड का एक लाइसेंस परचेज करते हो तुम, वो परचेज करने के बाद तुम उसको यूज कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे। बट देयर आर सर्टेन फ्री टूल्स, फ्री कैड टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको एक्स कैड बोलते हैं। एक्स कैड जो है, दिस इज फ्री टूल अवेलेबल इन द ऑनलाइन। हम लोग ऑनलाइन में लॉग इन करके हम उस डिजाइन को, कैड जैसा ही दिखता है एकदम है, हम ऑनलाइन ही सारा चीज डिजाइन करके उस वहीं सेव कर देते हैं, और जब भी हम उसको लॉग इन करेंगे मेरा डिजाइन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे पास एक रहता है कि मैं जितना चाहिएगा ऑनलाइन में उसको सेव कर सकता हूँ, उसको प्रिंट आउट भी ले सकता हूँ, और उसको फाइल का नाम सेव करके मैं उसको अपने पेन ड्राइव में रख भी सकता हूँ, ताकि अगर मुझे उसको कैम में लेके जाना है तो कैम के लिए मैं लेके मूव कर सकता हूँ उसको। तो ये सारा, तो मुझे कैड के डिजाइन के लिए हार्डवेयर चाहिए होगा, और मुझे सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। हार्डवेयर कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट चाहिए होगा, डिस्प्ले यूनिट चाहिए होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए होगा, और सॉफ्टवेयर में मुझे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, फिर मुझे चाहिए होगा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम चाहिए होगा। अगर ये सारा कॉम्बिनेशन को किया जाए तो मेरा कैड का बाद में तुम्हारा यहाँ पे दिया है कि
एप्लीकेशंस क्या क्या है कैड का, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कैड, हम लोग कहाँ कैड यूज करते हैं, एक बार इसको पढ़ लेना। बाद में इसके बाद नेक्स्ट मेरा टॉपिक है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटिंग कैड सिस्टम, कैसे कैड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, हाउ द कैड सिस्टम इज बीन इम्प्लीमेंटेड, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें कैड हम लोग डिजाइन को, ये हम लोग देख सकते हैं। द कैड प्रोग्राम्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारा जो है टू इम्प्रूव टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, हम लोग कैड जब यूज कर रहे होंगे तो नेचुरली प्रोडक्शन मेरा इंक्रीज होगा। सेकंड, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिजाइन, डिजाइन काफी इंप्रूव हो, जो मैनुअल में ड्राइंग बना था इससे काफी कर सकता हूँ, डिटेल ड्राइंग में बना सकता हूँ। कन्वेंशनल ड्राइंग में कैड में मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिला जिसमें कि मैं ज्यादा यूज कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन इन डिजाइन, कम्युनिकेशन इन डिजाइन मतलब ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। तो क्रिएट डेटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग, और डेटाबेस मेरा आसानी से बन जाएगा, मतलब कैम जो मैं बोल रहा था, कैड डिजाइन के बाद उसको सीधा वही पैरामीटर्स को मैं कैम में क्या बोलते हैं उसको, हेडइन प्रोग्राम्स, हेडइन प्रोग्राम्स में उसको जाके मैं ले जाके उसको रन करवा सकता हूँ। हेडइन या फानुक प्रोग्राम जो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें मैं उस कैड प्रोग्राम को सीधा लेके जाके उसको उसका कोडिंग तैयार कर सकता हूँ, उस प्रोग्रामिंग का सीएनसी का कोडिंग में क्रिएट कर सकता हूँ, और उसको सिमुलेट करके देख सकता हूँ कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा है कि नहीं। एंड लास्ट पॉइंट इज इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिजाइन। नेचुरली जब इस तरह का डिजाइन सब बनेगा तो नेचुरली उसका एफिशिएंसी तो बढ़ेगा ही। अब हम लोग देखते हैं एक कन्वेंशनल ड्राइंग जो मेथड है, कन्वेंशनल ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कन्वेंशनल ड्राइंग मेथड करते हैं पेन पेंसिल पेपर पे का जो ड्रॉ करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले नीड को समझते थे, नीड के बाद हम लोग डेफिनेशन को, प्रॉब्लम को डिफाइन करते थे, जो डिजाइन का एक प्रोसेस होता है, स्टेप जो होता था वो डेफिनेट वही प्रोसेस बना रहा है। फिर सिंथेसिस करते थे, एनालिसिस करते थे, और उसके बाद हम लोग इस प्रोसेस को रिट्रेशन करते थे। रिट्रेशन करने के बाद में जब तक सिंथेसिस एनालिसिस ये प्रोसेस जो बार बार चलता रहेगा, इटरेशन प्रोसेस चलता रहेगा, और जब ये फाइनलाइज होगा तब हम लोग इवेल्युएट करेंगे कि ये सही से बना कि नहीं, और इवेल्युएट करने के बाद अगर नहीं हुआ तो फिर से उसको सिंथेसिस प्रोसेस फिर से इनपुट लेके जाएंगे कि ये सही से है कि नहीं, और लास्ट में जब तो नेचुरली लास्ट में मेरा डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग पे चला जाएगा। तो ये मेरा मेथड था कन्वेंशनल ड्राइंग का। दिस वाज द मेथड यूज्ड इन कन्वेंशनल ड्राइंग। नाउ कैड, इसमें वो सारा चीज दिया हुआ है, इसमें क्या प्रॉब्लम था, नीड क्या था कन्वेंशनल ड्राइंग का, ये सारा बेसिस यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट इसको एक बार देख लेना। इसके बाद मैंने देखा, इसके बाद आया कैड का, कैड का डिजाइनिंग प्रोसेस कैसे यूज करें, हाउ वी यूजिंग दैट कैड प्रोसेस, हम लोग कैड प्रोसेस का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हाउ दिस कैड प्रोसेस यूज्ड फॉर ग्राफिकल, हमारा कंप्यूटर में कैसे यूज कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहला तो नीड, सबसे पहला नीड था डिजाइन का। सेकंड मैंने प्रॉब्लम का डेफिनेशन बता दिया, जिसमें डेटा मैंने दिया, इनपुट दिया, इंफॉर्मेशन गैदर किया। उसके बाद जब इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद मैंने उसको सिंथेसिस किया, डेटा को सब लेके मैंने सिंथेसिस किया, और सिंथेसिस करने के बाद में मैंने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद में मैंने एवल्यूएट किया, प्रेजेंटेशन किया, और उसके बाद फिर से मेरे पास एक वापस से फीडबैक सिस्टम आ जाता है जो कि एवोल्यूशन से सिंथेसिस के पास आते हैं। मतलब हमारा जो कन्वेंशनल मेथड था, कन्वेंशनल प्रोसेस को ही अप्लाई किया गया है। तुम अगर ध्यान से देखोगे ऊपर वाला फ्लो चार्ट और नीचे वाला फ्लो चार्ट, एक तुम्हारा कंप्लीट उसी मेथड को अडॉप्ट किया गया है, लेकिन सिंथेसिस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, एनालिसिस के लिए इंजीनियरिंग CAE, कंप्यूटर एडेड एनालिसिस जो है, CAE जो है कंप्यूटर एनालिसिस जो है, उसको हम लोग करने के लिए CAE हम लोग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एनसिस सभी जो यूज कर रहे हैं कंप्यूटर एडेड एनालिसिस सिस्टम, उसको हम लोग यूज कर रहे हैं एनालिसिस के लिए। इवोल्यूशन के लिए हम लोग डिजाइन के रिव्यू और इवोल्यूशन के लिए हम लोग इसको सिमुलेट कर लेते हैं, सिमुलेट करके देख लेते हैं इट इज फंक्शनिंग परफेक्टली और नॉट, और लास्ट में ऑटोमेटिक ड्राफ्टिंग हम लोग कर लेते हैं। जब हम लोग का सब कुछ होता है तो हम लोग उसका प्रोग्रामिंग तैयार कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन मतलब जो तैयार कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जगह हम लोग उसके पीछे प्रोडक्शन का प्लानिंग जो कर रहे थे हम लोग उसका जगह पे सीधा प्रोग्रामिंग तैयार कर देते हैं, CNC का कोडिंग तैयार कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है, वी आर एबल टू ऑटोमाइज ऑल द थिंग्स परफेक्टली। हमारे जितने भी मशीनिंग के प्रोसेस थे, ऑटोमाइजेशन करने का प्रोसेस है, वो हमारा इजी वे में काम हो जाता है। तो कैड हमें एक फ्री एक्सेस देता है, वी आर एबल टू एक्सेस दैट टूल्स वेरी इजीली टू मैन्युफैक्चर द न्यू प्रोडक्ट, और कोडिंग इसके आसानी से किया जाता है।
तो अब इसमें कैड है, मुझे पूछा जा सकता है कन्वेंशनल ड्राइंग और कैड ड्राइंग्स में क्या दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। तो मैं पहले बोलता हूँ कि एक मॉडलिंग ज्योमेट्रिक मॉडलिंग कर सकते हैं किसमें, कैड में। ज्योमेट्रिक मॉडलिंग में मतलब उसको कोरिलेट करता है, टेस्ट खुद ही करेगा। जो हम लोग ड्राइंग बनाएंगे ना वो ऑटोमेटिकली मशीन लर्निंग लैंग्वेज से वो अपने आप वो बता, अगर आप डालना चाहते हैं तो यस कीजिए कंफर्म, वहाँ एफर्मेटिव तुमसे पूछता है। लेकिन अगर मैनुअल ड्राइंग करेंगे तो मुझे वहां पे वो जो डिजाइनर फील कर रहा है वो बनाते जा रहा है, उसको सही गलत का फैसला उसको वो नहीं कर पा रहा ठीक से। जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पता चलता है कि यहाँ पे गलती था, यहाँ पे गलती हुआ था, यहाँ पे जो आसानी से कैड में कर सकता हूँ। और इसके लिए मुझे चाहिए होगा ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, डिस्क्रिप्शंस एंड ज्योमेट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पहले से जुमलास लेके बैठता है। अगर वो एंगल अननोन है तो अपने आप को एंगल देगा। ये एक उसमें मुझे खासियत है ज्योमेट्रिकल मॉडलिंग में। ज्योमेट्रिकल भी डिस्प्लेड एंड मैनिपुलेटेड ग्राफिक्स। अब तुमको छोटा इमेज करके देखना है या बड़ा इमेज करके देखना है, ये तुमको मैथमेटिकल मॉडलिंग तुमको मदद कर देता है। तो तुम जैसे कि वो हम लोग के हाथ में अगर 4 ड्राइंग मैंने एक साथ में एक डिस्प्ले में 4 ड्राइंग अलग अलग मैं शीट बनाया तो मुझे चारों शीट ड्राइंग को मैं एक साथ रख के सामने सामने देख सकता हूँ। और मेरे पास मैनुअल में क्या था, एक शीट रखना पड़ा, दूसरा शीट करना पड़ा, तीसरा शीट, मतलब तुम पहला शीट हटा, ये तुम्हारे पास में एक डिस्प्ले में तुमको चारों स्क्रीन तुमको एक साथ तुम स्क्रीन ड्राइंग को रख के तुम देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। एबिलिटीज मस्ट बी कंप्यूटर एंड ह्यूमन डिजाइनर। हम लोग का मैथमेटिकल मॉडल्स में ह्यूमन के लिए भी एक दिया है चांस कि अगर आपको लगता है तो आप मैनुअली इनपुट कर दीजिए, नहीं तो कंप्यूटर अपने से वो कैलकुलेशन करके इनपुट कर देगा। तो यहाँ पे दोनों उसके पास लिबर्टी है इस चीज का। नेक्स्ट है मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ द ज्योमेट्रिक मॉडलिंग इज सेट टू मॉडलिंग इन द 3 डायमेंशन। हम लोग इसमें 3D मॉडलिंग अच्छे से कर सकते हैं। कैड में 3D मॉडलिंग आसानी से किया जाता है कंपेयर टू कन्वेंशनल ड्राइंग। कन्वेंशनल ड्राइंग में हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, बट इन दैट इन आवर कंप्यूटर वी कैन इजिली डिजाइन द 3D मॉडलिंग वेरी। कैड में हमारा एनालिसिस करना आसानी है कंपेयर टू मैनुअल। जो कन्वेंशनल ड्राइंग में एनालिसिस करना डिफिकल्टी है, उसमें हम लोग थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है। चला गया, सुपर आ गया। ये तो बाकी डिवाइसेस हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर आगे हम लोग हार्डवेयर पे नहीं जाना, अभी हार्डवेयर को स्टार्टिंग करेंगे। अभी तो हम लोग का डिजाइन प्रोसेस है। फिर ये रहा इंजीनियरिंग एनालिसिस। एनालिसिस में हम लोग क्या हो रहा था, हम लोग मैनुअल जो एनालिसिस कर, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू एनालिसिस एनीथिंग। हमारा एक विजुअलाइजेशन हम लोग कर सकते थे। इफ यू आर गुड प्रोडक्शन इंजीनियर यू कैन बिकम ए गुड डिजाइन इंजीनियर। अगर मैं बोलूंगा कि एक अगर पहले किसने क्या था, आपको डिजाइनिंग के लिए आपको हर एक प्रोसेस आना चाहिए। यू शुड बी नोइंग द ऑल द प्रोसेस, हर एक मशीनिंग प्रोसेस आपको आना चाहिए। सब सारे टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से ऑपरेशन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये नॉलेज होना जरूरी था। बट इन आवर डिजाइनिंग दैट इज कैड को जब इस्तेमाल करना चालू किए तो हमें सिर्फ एक आइडियाज मिल जाता है, तो उस आइडिया को हम लोग काम लेके कर सकते हैं। इसके लिए भी तुमको नॉलेज होना जरूरी है, इसके लिए भी तुमको नॉलेज होना जरूरी है कि इसके बिना तुम नहीं कर पाओगे। अगर तुम मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स तुमको पता नहीं कि पहले टर्निंग होगा या मिलिंग होगा या फिर पहले पॉलिशिंग होगा, कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, अगर तुमको नॉलेज नहीं है तो तुम अच्छे डिजाइनर कैड इंजीनियर नहीं बन सकते हो। और लेकिन कन्वेंशनल में क्या था, एनालिसिस करना मुश्किल था। मतलब वो डिजाइन सही बना या नहीं बना, सिमुलेट करना, उसको एनालिसिस कर पाना कि स्ट्रेस कितना आ रहा है, बेंडिंग कितना आ रहा है, ये सारा चीज हम लोग उसमें डिजाइन में कन्वेंशनल में देख के नहीं बता पा रहे थे। बट इन आवर कैड वी आर एबल टू एनालिसिस इन डीपर वे।
नेक्स्ट है डिजाइन रिव्यू एनालिसिस, और हम लोग रिव्यू भी ले सकते हैं जो भी हमारे पास डिजाइन आ रहा होगा। डेफिनेटली हम लोग एक ड्राइंग सिस्टम को हम लोग देते हैं कि ये ड्राइंग इनके द्वारा बना गया, चेक्ड बाय, वेरीफाइड बाय, फाइनली अप्रूव्ड बाय। ये प्रोसेस पूरा एक प्रोसेस में जा रहा है, ये एक प्रोसेस में जा रहा है, ताकि चेक, क्रॉस चेक्स एंड क्रॉस वेरिफिकेशन सारा चीज हम लोग करते जा रहे हैं। मॉडलिंग, कुछ कुछ ड्राइंग जो हमें रेडीमेड पहले से टेम्पलेट्स रेडी रहता है, हम उस टेम्पलेट को यूज कर लेते हैं। मतलब टेम्पलेट्स हमारे पास कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा कि कपलिंग्स का बोलूंगा, कपलिंग्स का मेरे पास कुछ रेडीमेड सैंपल्स पहले से ड्राइंग में रहता है, स्टोर डेटाबेस में यूज कर सकता हूँ। सिर्फ उसको मुझे उसको रिट्राइव करना, डेटा को रिट्राइव करेंगे डेटाबेस को, तो वो ड्राइंग में अपने आप इंसर्ट हो जाएगा। मुझे कुछ करना, सिर्फ उसका डायमेंशन को वेरीफाई करूंगा, मतलब डायमेंशन चेंज करूंगा, डायमेंशन चेंज करने से वो सारा चीज कंपोनेंट्स का मेरा समय बच जाएगा। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट चीज ये है। बेनिफिट्स ऑफ कैड, ये सारे चीज बेनिफिट्स और इसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो बेनिफिट्स और लिमिटेशंस हम लोग को समझना होगा। बेनिफिट्स क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या। बेनिफिट तो हम लोग सारा चीज देख चुके थे, लिमिटेशंस समझना होगा। लिमिटेशंस कहाँ पे हमारा कैड फेल हो जाएगा, कैड हमारा जो है कहाँ का फेल हो सकता है, देखते हैं। रिक्वायर्स लार्ज मेमोरी एंड स्पीड, सिस्टम इसके लिए हाई स्पीड और हाई मेमोरी मुझे चाहिए होगा, कंप्यूटर चाहिए होगा नेचुरली। अगर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर लेके जाऊंगा जिसका रैम बहुत कम है, मेमोरी कम है, तो प्रोसेस बहुत स्लो कर देगा, बहुत स्लो कर देगा, तुम्हारा कंप्यूटर हैंग होने लगेगा। द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज इज लार्ज, ये सॉफ्टवेयर का पैकेज काफी बड़ा होता है, नेचुरली इसके लिए परचेस करना पड़ता है, लाइसेंस तुमको खरीदना पड़ता है, और इसको हम लोग पायरेटेड यूज नहीं कर सकते हैं, तो नेचुरली तुमको लाइसेंस है, इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहेगा सॉफ्टवेयर का। सेकंड, इट रिक्वायर्स हाईली स्किल, इसको सॉफ्टवेयर के बारे में हल्का पूरा नॉलेज है, वही इसको यूज कर सकता है। जिसको सॉफ्टवेयर पता नहीं कैड के बारे में, वो कर पाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन कन्वेंशनल ड्राइंग अगर कोई सिखा देंगे तो कोई भी बना लेगा। हम लोग फर्स्ट में ड्राइंग पढ़ना सीखते हैं, तो उससे हम लोग कुछ कुछ आइडियाज, रफ आइडियाज लेकर हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। लास्ट लिमिटेशंस क्या है, इट इज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। कंप्यूटर लो, इनपुट डिवाइसेस लो, तुमको प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंटर लेना पड़ेगा, इसका सॉफ्टवेयर लाइसेंस खरीदने के लाइसेंस है, उसका रिन्यूअल करना पड़ेगा। जब इसका एक्सपायर होगा 3 साल का या 1 साल का लाइसेंस मिलेगा, फिर तुमको यूज करना है तो उसको रिन्यू करवाओ, सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, ये सारा चीज उसके लिमिटेड। बेनिफिट सा इशू है, तो इशू को हम लोग उसको समझ के, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्लास में कैड और कैम, इसके बाद हम लोग एवोल्यूशन कैम पे चलेंगे, तो उसको ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो आई होल्ड द टॉपिक ऑन अप टू दिस टॉपिक, और इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, होपफुली कि फिजिकल क्लास ऑफलाइन क्लास हो जाए।